हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, लोकसभा। हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा था, आपके संसद को स्टार्ट किया था, यानी पार्लियामेंट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि आपके संसद का गठन कैसे होता है और जो हमारा संसद है वो किन किन चीजों से मिलकर बना था, वो सारी बातें हमने डिस्कस किया था। और आपने राज्यसभा के बारे में भी पढ़ा था, जो कि उसके बारे में जो भी जानकारी थी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, लोकसभा है, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि हमारे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं उनके पास कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वो जाके क्या करते हैं, संसद में आपके बैठते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा को अपना स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, तो आप लोग हेडिंग क्या देंगे कि मैम आज हम लोग लोकसभा को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग किस अनुच्छेद में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल थोड़ा सा याद करते चलना है। हमारे एग्जाम में यानी यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है कि आर्टिकल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ जो हमारा लोकसभा है वो इस आर्टिकल में आता है, ठीक है। इतना नहीं है कि आपको लेके आर्टिकल रटना है कि हाँ लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, संसद 79 में, ऐसे रटना नहीं है, लेकिन एक आपको बेसिक आइडिया रखना है। तो ये जो आपका अनुच्छेद हो जाता है, यह अनुच्छेद 81 हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में हमें क्या पढ़ना है, तो मैम हमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। सॉरी, पार्लियामेंट नहीं, आपकी लोकसभा के बारे में पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा आपको कुछ पहले जो बातें हमने पढ़ा है उससे मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया। हमने आपको बताया था कि हमारे संसद के दो क्या होते हैं, सदन होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा, मैम एक तो हमारा होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, हमने जाना। दूसरा हमारा क्या होता है मैम, एक होता है लोकसभा, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा को हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था, तो मैम राज्यसभा को हमने अनुच्छेद आपके 80 में पढ़ा था, ठीक है, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा को आज हम लोग 81 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि राज्यसभा को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, तो सीनेट के नाम से जानते हैं। और ब्रिटेन में किस नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। ये थोड़ा सा बातें याद रखना होगा। और लोकसभा को आपके अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। और आपके ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बातें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम अपने देश में कुछ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं, यानी जनरली हम लोग अमेरिका और ब्रिटेन से करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैम हमारे संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा को हमने पढ़ लिया है, लोकसभा को हमें देखना है। तो देखिए अब थोड़ा सा आपके लोकसभा के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो पीछे हम अगर आपसे पूछे कि जो हमारा राज्यसभा था वह किसका प्रतिनिधित्व करता था, यानी राज्यसभा में कैसे लोग जाकर बैठते थे, जो कि हमारे मतलब किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो हमने बताया था कि मैम जो हमारा राज्यसभा होता है ना, यह क्या करता है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। राज्य मतलब जो हमारे जितने भी भारत में 28 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका क्या करता है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है। और मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। सारी बातें पता है। अब वही हमें लोकसभा के बारे में देखना है कि मैम लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आपका लोकसभा होता है वो भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे लोकसभा कहा है। लेकिन हम लोग राज्यसभा में क्या देखें कि मैम ये राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा में यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि यह भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो यहाँ पे लिखिए लोकसभा, लोकसभा भारत के संपूर्ण लोगों का
प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पता चल गया कि मैम जो हमारा लोकसभा होता है वो हमारे भारत के संपूर्ण लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है, प्रतिनिधित्व, तो लोगों का करता है, संपूर्ण लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अतः इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है। चूंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। ठीक है, अतः इसे क्या बोलते हैं, अतः इसे, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है, प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमारे लोकसभा को आखिर प्रत्यक्ष सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लेकिन हम लोग पीछे राज्यसभा में मैम क्या पढ़ के आए थे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी जो हमारे एमएलए होते हैं वह क्या करते हैं कि राज्यसभा में कौन व्यक्ति बैठेगा उसका चुनाव करते हैं। तो एमएलए को व्यक्ति चुनता है और एमएलए क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर के लिए मेंबर को चुनते हैं। तो वह कैसा इलेक्शन हो गया, आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो गया। लेकिन हम लोग लोकसभा में देख रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों को चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि मैम हमने इतना देख लिया कि सदस्यों का चुनाव कितना होता है। अब हमें देखना है कि हमारे लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम सीट कितना होता है। तो जो आपका मैक्सिमम सीट होता है वह कितना होता है, 550 होता है, यानी 550 होता है। जिसमें से क्या होता है कि इसमें से आपके 520, यानी 520 नहीं 530 कहाँ से आते हैं, तो आपके राज्यों में दिया गया है, यानी स्टेट, यानी राज्य से लोग कितने आएंगे, तो 530, और बचा कितना हमारा 20। तो ये जो 20 सीटें हैं, 20 सीटें वह किसको दिया गया है, आपके यूनियन टेरिटरी को दिया गया है। मैम हमारे देश में केवल राज्य नहीं है, हमारे देश में कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व जरूरी है हमारे लोकसभा में। तो लोकसभा में आपके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना सीट रखा गया है, तो 20 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने देखा कि हमारे लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना होता है, 550 होता है। अभी तो 543 ही है। ठीक है, 543 सीटों पर ही क्या होता है, आपका चुनाव होता है। तो 550 मैक्सिमम है, जिसमें से 530 हमने राज्यों को दे दिया। ठीक है, राज्य में से 530 में से क्या करना है, लोकसभा का सीट निर्धारित करना है। फिर 20 हमने किसको दे दिया, यूनियन टेरिटरी को दे दिया, केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया। ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि मैम जो हमारे लोकसभा है, तो लोकसभा में राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों का बंटवारा कौन करता है, यानी हमने देख लिया मैक्सिमम सीट हमारा 550, जिसमें से 530 राज्यों को देना है। तो अब यह कौन निर्धारित करेगा, जैसे यूपी में हमारे लोकसभा का 80 सीट है, बिहार में आ जाएंगे तो 40 सीट है, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो 48 यानी 48 है, वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो 42 है। तो इन सारे सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और कौन करता है, आखिर कौन करता है कि यूपी में 80 लोकसभा का सीट होगा और महाराष्ट्र में वहीं पर 48 हो जाएगा, आखिर निर्धारित कौन करता है और किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों का बंटवारा आपके जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी
किस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर क्या किया जाता है, सीटों का बंटवारा किया जाता है। जैसे यूपी में जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या क्या है, अधिक है। वहीं पर हम लोग चले जाते हैं आपके नॉर्थ स्टेट के कुछ राज्यों में, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी में हम लोग लगभग क्या देखते हैं कि आपके लोकसभा का एक सीट दिया रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या क्या है, कम है। तो आपको पता चल गया कि मैम राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। थोड़ा सा परिसीमन आयोग को देख लेना है क्या होता है। तो ये जो आपका परिसीमन आयोग होता है, यह क्या करता है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आपका यूपी हो गया, ठीक है, ये हमारा हमने क्या कर लिया, यूपी को मान लिया। तो आपके यूपी में भी क्या है, बहुत सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, यानी यूपी क्या है, कई सारे जिलों में क्या है, विभाजित है, और कई सारे छोटे छोटे शहरों में विभाजित है। तो कौन से शहर से, यानी कौन से राज्य, सॉरी आपके डिस्ट्रिक्ट से सीटें कितनी होंगी, ये तय कौन करता है। मान लीजिए ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना लोकसभा का सीट है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो सीटों का निर्धारण ऐसे करना है कि कहीं पर ये नहीं कर देना है कि छोटा क्षेत्र है और ज्यादा हमने लोकसभा की सीटें दे दिया, नहीं। तो इन सीटों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो मैम परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका परिसीमन आयोग है, अब तक कितनी बार बन चुका है, तो 4 बार बन चुका है। आपके यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा परिसीमन आयोग है अब तक कितनी बार बन चुका है, तो ये अब तक 4 बार बन चुका है। कब कब, एक तो आपका 1952 में बना था, एक आपका 1962 में बना था, एक आपका 1972 में बना था, दूसरा आपका 2002 में, चौथा मतलब बना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि जो आपका परिसीमन आयोग है वो क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। ये जो आपका परिसीमन आयोग है यह क्या होता है, आपके प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होता है, बनता है। क्यों? क्योंकि मैम हमारे भारत में क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होती है, जनगणना होती है। तो जनगणना के बाद क्या होता है, जो हमारी लोकसभा में सीटें होती है उनका पुनः समायोजन किया जाता है। पुनः समायोजन का मतलब क्या हो गया, या तो किसी राज्य की जनसंख्या क्या हो गई होगी, बढ़ी होगी, तो वहां पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी, या कहीं की जनसंख्या कम हो गई होगी तो वहां पे लोकसभा की सीटें कम कर दी जाएगी। तो वही जो आपका परिसीमन आयोग है वो प्रत्येक 10 वर्षों पर बनता है, आपके प्रत्येक जनगणना के बाद। लेकिन आपको मैं एक अच्छी बात बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल में क्या हुआ है कि जो हमारा परिसीमन आयोग हम लोग देख रहे 4 ही बार बना है, लेकिन हमारा तो अब 2025 चल रहा है और 2026 आने वाला, अभी तक और हमारा परिसीमन आयोग बना नहीं है। तो क्या किया गया है, आपके 84वें संविधान संशोधन यानी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके 2001 में क्या कर दिया गया है, इस परिसीमन आयोग को आपके 2026 तक क्या कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, यानी बोल दिया गया है कि अब परिसीमन आयोग क्या होगा, आपका सीधा जाके 2026 में बनेगा। और उस समय जब जनसंख्या का आधार होगा, वो जनसंख्या का आधार क्या होगा, 1991 होगा। यानी अब जब 2026 में हमारा परिसीमन आयोग बनेगा तो वो राज्यों में जाके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। तो किस साल के जनसंख्या के आधार पे, 1991 के जनसंख्या के आधार पे। ये नहीं कि 2026 में हमारा जनगणना हुआ है तो इस जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, कतई नहीं, आपके 1991 के जनसंख्या के आधार पर होगा, ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैम हमने आखिर परिसीमन आयोग को 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक स्थिर क्यों कर दिया है, आखिर क्यों नहीं हमने सीटों में कुछ परिवर्तन किया। तो देखिए हुआ क्या कि आपका जनसंख्या नियंत्रण का बात हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन आपके यूपी बिहार में जो लोग हैं वो समझने वाले कहाँ है। ये जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वही अगर हम लोग साउथ के राज्यों में चले जाए, यानी दक्षिण भारत में चले जाए, तो वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग बहुत अपने जनसंख्या पर कंट्रोल किए हैं। तो उन लोगों का कहना था कि हमने जनसंख्या पर कंट्रोल किया, यानी नियंत्रण किया, और ये जो उत्तर वाले राज्य हैं, यानी उत्तर भारत के जो भी राज्य है, ये तो जनसंख्या नियंत्रण पर काबू नहीं कर रहे हैं। तो इनका क्या होगा, अगर परिसीमन आयोग बनता है और सीटों का पुनः समायोजन होता है तो उत्तर भारत के तो ज्यादा लोग लोकसभा में जाके बैठेंगे, क्योंकि इनका जनसंख्या ज्यादा होगा तो इनका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होगा। लेकिन दक्षिण भारत में हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है तो यहाँ की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, तो यहाँ तो सीटें कम ही रह जाएगी। इसलिए क्या किया गया है, आपके परिसीमन आयोग को क्या कर दिया गया था, 2026 तक स्थिर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया
परिसीमन आयोग क्या होता है, वो कब बनता है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमने जो भी बातें आपको बताया, ओहो, उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, ताकि आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से याद रहेगा। ये जो भी मैं बातें आपको इतना शॉर्ट्स में बता रही हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जाके पढ़ लेना एक बार, तब दिमाग थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कैसे बताया जा रहा है। और इतना अच्छा शॉर्ट्स नोट्स आपको देते हैं ताकि आप क्या करें, अच्छे से पढ़ सके और इसका रिविजन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें लिखना है जो मैंने आपको बातें बताया कि हमारे राज्यों में लोकसभा के लिए सीटों का निर्धारण या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे लिखिए। ठीक है, लोकसभा में राज्यों के लिए, लोकसभा में राज्यों के लिए, राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण, या ऐसे भी लिख सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। ठीक है, या निर्वाचन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्रों का निर्धारण। आपका परिसीमन आयोग एक अलग से चैप्टर है, उसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आया तो उसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि लोकसभा राज्यों के लिए, लोकसभा में, यहाँ पे मैंने में छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि लोकसभा में राज्यों के लिए आपके सीटों का निर्धारण या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्धारण, निर्धारण आपके किसके द्वारा किया जाता है, तो मैम परिसीमन, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, आयोग द्वारा किया जाता है, किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब किस आधार पर भाई करेंगे, ये सीटों का निर्धारण किस आधार पर करेंगे, तो मैम वो हमारा आता है जनसंख्या, यानी जनसंख्या के आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि ये जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग, आयोग जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो मैम हमने देख लिया कि ये जो है, जो परिसीमन आयोग है वह क्या करती है, थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पे, किस आधार पे, तो जनसंख्या यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उसके आधार पे क्या करती है, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करती है। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है अगली स्लाइड पे कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना के बाद क्या होता है, हमारे लोकसभा में सीटों का पुनः समायोजन होता है। ठीक है, तो जब प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा तो उसके लिए कौन बनेगा, परिसीमन आयोग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रत्येक 10 साल, प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना के बाद, आपका 2021 में, 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन फिर हमारा 2021 में कि 20 में जनगणना होने वाला था, लेकिन आपके कोरोना के कारण क्या हुआ था, जनगणना नहीं हो पाया था। वही आपके 2026 में अब जनगणना, यानी 25 अभी से ही स्टार्ट हो गया है, 26 में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना के बाद, के बाद लोकसभा सीटों का, लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन, पुनः समायोजन का मतलब क्या होता है, किसी राज्य में जनसंख्या बढ़ी है तो वहां पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी, कहीं पर जनसंख्या कम हुई है तो वहां पे लोकसभा सीटों की संख्या क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन, समायोजन
परिसीमन आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा, ठीक है, आयोग द्वारा किया जाता है, किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे कि अब तक आपका परिसीमन आयोग कितनी बार बना है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है, ठीक है। मैम कौन कौन से वर्ष में बना था, उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है। तो आपका वर्ष हो जाता है, वर्ष आपका 1952 में बना था, फिर आपका 1962 में बना था, फिर आपका 1972 में बना था, फिर आपका 2002 में बना था। तो मैम 2002 के बाद तो हम लोग देख ही नहीं रहे कि हमारा परिसीमन आयोग बन रहा है, कैसे दिखेगा, क्योंकि बना ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा, कि हमारे 84th, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके 2001, ठीक है, इतना शॉर्ट कट में लिख दिए हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत परिसीमन आयोग को 2026 तक स्थिर कर दिया गया है, 2026 तक स्थिर कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, आपके बीपीएससी में भी पूछा गया। जब मैंने बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कराया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो बातें बताई गई है वो आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में क्या दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत बुक को क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, सीटों का ये सारी जानकारी हमने ले लिया। अब हमें क्या देखना है कि मैम हमारे लोकसभा में क्या सीटों का आरक्षण भी किया गया है, यानी जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या आपके शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, क्या उनको भी जगह आपके लोकसभा में दिया गया है। तो हाँ जी, आपके अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए भी क्या किया गया है, आपके लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आरक्षण की बात जब आता है, रिजर्वेशन की बात आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि मैम लोकसभा में आरक्षण की भी बातें की गई है, राज्यसभा में आपकी नहीं की गई, ठीक है। राज्यसभा में केवल हम लोग देखे थे कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं, लेकिन आपके लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को किसको आरक्षण दिया गया है, तो एससी और एसटी को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लोकसभा में सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है, उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो देखिए ये थोड़ा सा आरक्षण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो आपका रिजर्वेशन है, ये प्रारंभ में केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, यानी 1950 से 1960 तक। लेकिन क्या किया गया, आपका एक संशोधन किया गया और इसे क्या कर दिया गया, 2030 तक इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट में लिख लीजिएगा कि प्रारंभ में केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था की गई थी
गई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपके थोड़ा सा, एक मिनट, लेकिन फिर होता क्या है, आपका 2019 में क्या होता है, 104वां संशोधन होता है और उसके तहत क्या कर दिया जाता है, इस संशोधन को 2030 तक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कब तक था, तो आपके 1960 तक था, प्रारंभ में 1960 तक। लेकिन हमने क्या देखा कि आपके 2019 के, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा कि मैम परंतु क्या होता है, 2019 के 104वें संविधान संशोधन, 4वें संविधान संशोधन के तहत, इसे 2030 तक कर दिया गया, इसे 2030 तक कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है कि मैम जो हमारे लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई थी वो प्रारंभ में केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपके 2019 में आपके 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया जाता है, इस रिजर्वेशन को मैम क्या कर दिया जाता है, तो आपके 2030 तक क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब 2030 तक इस आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा आपके अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए। अब थोड़ा सा आपको लिस्ट देखना है, एक कौन सा लिस्ट में, तो आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है कि हमारे किन राज्यों से कितनी सीटें आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो कि सबसे ज्यादा किन राज्यों के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मतलब सीट दिया गया, तो वो आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। ठीक है, एक बार आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किन किन राज्यों को सीटें दिया गया है। और ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको आरक्षण मतलब जिनको एससी और एसटी में सीटें नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमने क्या आपको बता दिया, लोकसभा के बारे में बता दिया, इसमें सीटें कितनी होती है वो सारी बातें बता दिया। फिर हमने बताया आपके आरक्षण की बात बताया, वो बात हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लोकसभा की चुनाव प्रणाली को देखते हैं। चुनाव प्रणाली कैसे होता है, तो उसका बहुत ही फेमस सिस्टम है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, हर टीचर पढ़ाते हैं। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। तो भाई लोकसभा की जो चुनाव प्रणाली है उसका बहुत ही अच्छा नाम है, मैम क्या नाम है, तो FPTP। क्या बोल दिया मैम ने, समझ में नहीं आया, ठीक है, समझा रहे हैं आपको। तो देखिए वो आपका क्या होता है, थोड़ा सा समझना है। FPTP इसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो लिखेंगे फास्ट पास्ट द, लिखेंगे फास्ट पास्ट, ओहो इस कहा गया भाई, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है सर्वाधिक मतों से विजयी प्रणाली। इसका मतलब बता दीजिए मैम, सर्वाधिक मतों से विजयी प्रणाली, ठीक है। तो हमने देखा कि आपकी लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसी होती है, मैंने आपको शॉर्टकट में बस लिखवा दिया, ठीक है, ऐसे याद करना है। तो आपकी लोकसभा की जो चुनाव प्रणाली है वो एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, FPTP, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, आपके सर्वाधिक मतों से विजयी प्रणाली, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए आपके लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें, मैम सबको पता है। इसी 543 सीटों पर क्या होता है, हमारा क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो आपकी 272 सीटें चाहिए। अब हर पार्टी क्या चाहती है कि वह 272 सीटें लाए। तो जो पार्टी आपकी मेजोरिटी में होती है, मेजोरिटी में जो पार्टी होती है उसी की क्या बनती है, सरकार बनती है। जैसे 2019 की मैं बात करूं तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ, मान लो 309 सीटें मिली थी बीजेपी को, ठीक है। तो 309 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो सर्वाधिक मत कौन प्राप्त किया था, बीजेपी। इसीलिए 2009 में 19 में किसकी सरकार बनती है,
बीजेपी की सरकार बनती है। तो आपको समझ में आ गया कि फास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्वाधिक मतों से विजयी प्रणाली। ये बात हम लोग समझ ले, ठीक है। अब हमने लोकसभा के बारे में देख लिया, राज्यसभा के बारे में देख लिया। मैम अब हमें क्या देखना है, दोनों सदनों की अवधि को देखना है, यानी राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे, दोनों सदनों की अवधि। मैम इसको किस अनुच्छेद में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए ये जो आपके दोनों सदनों की जो अवधि है, इसे हम लोग किस अनुच्छेद में कवर करेंगे, तो इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है ना, अनुच्छेद आपके 83 यानी 83 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैम अनुच्छेद हम लोग अब 83 को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोला गया है, दोनों सदनों की अवधि, यानी राज्यसभा पढ़ लिया, लोकसभा पढ़ लिया, उनमें सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और कितनी सीटें होती है, सारी बातें जाने। लेकिन मैम अभी तक तो हमने जाना ही नहीं कि जो उनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में सबसे पहले लिखते हैं कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है। तो देखिए अब जो आपकी राज्यसभा है वो सबको पता है एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। परंतु क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और खाली पदों को फिर किससे भरा जाता है, चुनाव के माध्यम से भरा जाता है। यानी ये जो साइकिल है वो चलता रहता है कि हम लोग प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों को क्या करते हैं, राज्यसभा से हटाते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि मैम राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं क्या वो अमर हो जाते हैं, नहीं। तो उनका कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान ने संसद पर छोड़ा था और संसद ने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी इसका ऐसे लिखेगा, इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। यानी यह कैसा सदन है, यानी यह अस्थाई सदन है, यानी यह अस्थाई सदन है, ठीक है, अस्थाई सदन है। परंतु मैम इसके सदस्यों को क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक 2 वर्ष पर हटाते हैं। कितने सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखेगा परंतु इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा निवृत्त होते हैं और खाली पदों को चुनाव के माध्यम से भरा जाता है, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे, यानी जब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य हटते हैं तो उन सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों को भी तो लाना होगा। कैसे लाया जाता है, चुनाव के माध्यम से लाया जाता है, ठीक है। खाली पदों को, ये मेरे को व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। खाली पदों को चुनाव के माध्यम से भरा जाता है, ठीक है। देख लिया मैम हमने राज्यसभा के सदस्यों का, अब हमें देखना है। तो आपके अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है,
तो यह आपके एक तो सबसे पहले आपके संविधान में क्या किया गया है इसको नहीं बताया गया है, ये थोड़ा सा बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपके संविधान में नहीं बताया गया है, तो मैम किसके द्वारा बताया गया है? किसी न किसी ने तो बताया होगा ना, कोई भगवान तो आके नहीं बता के चले गए होंगे, तो किसके द्वारा बताया गया है? चलो यहाँ पर लिखते हैं, तो आपके संसद द्वारा बताया गया। संसद ने क्या किया था? तो एक आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया था 1951, और उसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए, उसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम 1951 में बताया गया कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, यानी जो मेंबर बैठते हैं उनका कार्यकाल आपका 6 ईयर होगा, यानी 6 साल होगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है? यह एक तरह का क्या है आपका एक्ट है। कब का? 1951 का एक्ट है, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि जो हमारे लोकसभा है और जो राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। उसी के साथ ये भी बताया गया कि आपके राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो आपका 6 ईयर होगा। हमारे संविधान में नहीं बताया गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये तो मैम हमने राज्यसभा के कार्यकाल को देख लिया कि इसका कार्यकाल क्या होता है, मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब हम लोग अपने लोकसभा पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा लोकसभा, लोकसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब क्या हो जाता है? इसका प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो पहली बैठक, प्रत्येक ऐसे लिखिएगा, पहली बैठक के पश्चात, पहली बैठक के पश्चात, पश्चात 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि आपके लोकसभा क्या है? एक तो अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन हो जाता है। अब इसका कार्यकाल कितना होता है? तो पहली बैठक के पश्चात, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक के पश्चात आपका 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो हमने लोकसभा के कार्यकाल को देख लिया, आपके राज्यसभा के कार्यकाल को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने सदस्यों की योग्यता पर चलते हैं कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताएं रखनी चाहिए, या एक व्यक्ति को होना चाहिए योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अनुच्छेद, पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, योग्यताएं तो कौन कौन से अनुच्छेद में होंगी, सॉरी कौन से अनुच्छेद में पढ़ना है, होंगी नहीं, अनुच्छेद, अनुच्छेद हो जाता है हमारा 84, यानी हमने पीछे में हम कौन से अनुच्छेद को पढ़ के हम लोग आए हैं, तो अनुच्छेद 83 को पढ़ के आए हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 84 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 84 में बोला क्या गया है? सदस्यों की योग्यताएं कौन कौन सी होती है, उसी योग्यता को क्या करना है? पढ़ना है। पहले योग्यता पढ़ेंगे, फिर अयोग्यता, ठीक, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है? योग्यताएं, योग्यताएं तो आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहली योग्यता क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये हमारे संविधान द्वारा बताया गया है कि वह क्या होना चाहिए? आपके भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य जाके बैठते हैं उनकी योग्यता को पढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे पहली योग्यता क्या निकल के आती है कि मैम वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी बताई गई है। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 30 वर्ष बताया गया है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र
25 वर्ष बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र 30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। 25 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष उम्र चाहिए। तो ये हमने आपके क्या देख लिया, उम्र सीमा को देख लिया कि आपके लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। ये हमने देख लिया। अब आपके पास एक और बात निकल के आता है कि उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो कि हमारे संसद द्वारा मांगी गई हो। अब संसद ने कौन सी योग्यता मांग दिया है, तो उसके लिए हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखना होगा कि उसमें संसद ने कौन कौन से योग्यता को निर्धारित किया है एक सदस्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। ठीक है, मांगी गई हो। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो मैम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में आपकी 2 योग्यताओं को बताया गया है। वो योग्यता कौन कौन सी है, थोड़ा सा उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें क्या क्या योग्यता बताई गई है उससे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली योग्यता क्या बताई गई है कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, यानी मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो उससे अपने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब हम मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का या राज्यसभा का, तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कोई यूपी से चुनाव लड़ रहा है तो उसे यूपी का क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, यानी वो उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, तो वही आपसे बोला गया है कि उस व्यक्ति के पास राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ठीक है निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। थोड़ा सा इसे ध्यान देना। ठीक है, मतदाता होना चाहिए। यह आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2003 में क्या कर दिया गया है, राज्यसभा के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यह पहले तो लिखेंगे कि यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए अनिवार्य था।
अनिवार्य था, परंतु सरकार ने 2003 में क्या कर दिया है, इस बाध्यता को मतलब राज्यसभा के लिए यह बाध्यता क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। परंतु उसे भी लिख लीजिए, परंतु 2003 में राज्यसभा सरकार ने, ऐसे लिखिए ठीक है, सरकार ने राज्यसभा के लिए यह बाध्यता, कौन सी बाध्यता, कि उसे उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं उस क्षेत्र से। तो यह बाध्यता जो है वह 2003 में राज्यसभा के लिए समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। अब इतना बात समझ में आ गया। तो पहली योग्यता क्या बताई गई है आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, कि उस व्यक्ति के पास राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए अनिवार्य था, परंतु आपके 2003 में सरकार ने राज्यसभा के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो पहली योग्यता तो ये हो गई। अब दूसरी योग्यता क्या बताई गई है इसमें, देखिए दूसरी योग्यता बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुसूचित जाति व जनजाति का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो उसे अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये दो योग्यताएं किसके द्वारा दी गई है, आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपके 1951 के द्वारा तहत संसद द्वारा। अब हम लोग अयोग्यता को देख लेते हैं कि अयोग्यताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। अयोग्यताएं, ठीक है। तो पहली अयोग्यता क्या होती है कि जो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसे सबसे पहले तो लाभ के पद पर नहीं होना है। तो पहला क्या हो गया कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, ठीक है। दूसरा अयोग्यता क्या आ जाता है आपके संविधान द्वारा जो कि दिया गया है, दूसरा क्या है कि वह दिवालिया या बैंकरप्ट ना हो, ठीक है। वह दिवालिया, वह पागल या दिवालिया न हो। अब पता चला कि कोई जो लोकसभा सदस्य है वो तो बैंकरप्ट है, यानी उसमें बहुत क्या है, कर्ज है, लोन है। तो वो जब आएगा, जब लोकसभा में बैठेगा, उसका ध्यान किस पर रहेगा कि हमें कैसे भी घोटाला करना है, ताकि जो हमारा ये कर्ज इतना हम पे बोझ है उसका हम क्या कर सके, खात्मा कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि आपके लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, वो बैंकरप्ट ना हो या पागल ना हो, ठीक है। पागल होगा तो जाके सारे संसद की कार्यवाही को भंग करने लगेगा, कुछ करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो आपकी अयोग्यता संविधान द्वारा दी गई है। अब आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या दिया गया है, उसमें बोला गया है कि वह चुनावी आचरण या चुनाव में भ्रष्ट के तहत, देखिए उसमें क्या बोला गया है कि चुनाव में आचरण और चुनावी भ्रष्ट आचरण के तहत वह क्या किया गया है, दोषी करार न किया गया हो, यानी चुनाव में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके तहत उसको क्या किया गया हो, दोषी करार न ठहराया गया हो, पहला ये। और दूसरा बात ये बताया गया किसी भी जो अपराध की सजा है वो 2 वर्ष से अधिक उसको न दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक सजा मिला है तो वह आपके लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लीजिए, चुनावी अपराध
अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार के तहत दोषी करार न ठहराया गया हो। ठीक है, पहला तो ये हो गया अयोग्यता किसके द्वारा, तो मैम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कि चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार के तहत दोषी करार न ठहराया गया हो। दूसरा अयोग्यता क्या हो जाता है कि मैम वो किसी अपराध का जो सजा है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं काटा हो। ठीक है, तो किसी अपराध के लिए सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो। ठीक है, तो ये अयोग्यता किसके द्वारा हो जाती है, तो मैम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। तो हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, आपके लोकसभा को कंप्लीट कर लिया और जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग संसद के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।